हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइक 26। आज हम यूजीसी नेट का जो पेपर है साइकोलॉजी का वो सॉल्व करेंगे। ये पेपर जून 2023 का है। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। हम एक एक करके पूरे 100 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। अगर आप अभी आने वाले टाइम पे कोई भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम या सेट एग्ज़ाम ये सब देने वाले हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि क्वेश्चन 1 to 50 तो पेपर 1 के हो गए। तो क्वेश्चन 51 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 है, डैश विद्या इज द डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड एनवायरनमेंट अटेन थ्रू प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग। कह रहा है ऐसी कौन सी विद्या है जो हमें सिस्टमैटिक नॉलेज देती है हमारे सेल्फ के बारे में और हमारे इन्वायरमेंट के बारे में थ्रू क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ही तो कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आध्यात्मिकता जो हमारी होती है ये वही है। ओके, सो ऑप्शन 2 वुड बी अ राइट आंसर। देन सेकेंड है, द भगवत गीता हैज 18 चैप्टर, 18 अध्याय होते हैं, नेम्ड आफ्टर सम फॉर्म ऑफ योग विच इज नॉट द करेक्ट अध्याय। इसके लिए आपको 18 चैप्टर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान योग तो है, अक्षर ब्रह्म योग भी है, पुरुषोत्तम योग भी है। जागृत योग नहीं, जागृत अवस्था होती है। 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और तुर्यावस्था, है ना। इन सब में जागृत अवस्था जो है वो योग इसमें नहीं है, जो भगवत गीता में इंक्लूड हो रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोसेंट्रिसिज्म क्या है? तो पीडोसेंट्रिसिज्म जो है, जब कोई अडल्ट जो होता है वो बच्चे को, वो चाइल्ड को फैसिलिटेट करता है ना, या गाइड करता है, उसी को हम पीडोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन 1 ही आंसर हो जाएगा हमारा। इट शोज द पाथ ऑफ नॉलेज एंड गाइड द चाइल्ड टू गेट नॉलेज। दिस इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ पीडोसेंट्रिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न थेरेपी। 3 पोस्ट मॉडर्न थेरेपीज हैं, यहाँ पे 4 दे रखी हैं, हमें बताना है कौन सी नहीं है ना। तो सोल्यूशन फोकस थेरेपी तो है पोस्ट मॉडर्न, फील्ड बेस्ड भी है, कोलैबोरेटिव भी है। नरेटिव थेरेपी जो है वो पोस्ट मॉडर्न थेरेपी के अंदर नहीं आती है। क्वेश्चन 55 इज, टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन आंगनवाड़ी वर्कर्स द रिसर्चर रैंडमली, मेन यहाँ पे यही वर्ड है ना, रैंडमली सिलेक्टेड 5 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने सिलेक्ट कर लिए। रैंडम सिलेक्शन हो गया है, रैंडम सिलेक्शन हो गया है मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। कलेक्टेड डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी आंगनवाड़ी वर्कर फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसलिए कन्वीनियंट नहीं होगी, कोटा नहीं होगी। यहाँ पे क्लस्टर की बात कर रहे हैं, 30 में से 5 डिस्ट्रिक्ट हमें सिलेक्ट करने हैं, तो ये तो या तो फिर कोटा में होता या क्लस्टर में होता। अब कोटा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन हो गया है। अगर नॉन रैंडम होता तब हम कोटा कर देते। तो क्लस्टर सैम्पलिंग वुड बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one sports psychologist wanted to carry out a biographical study by writing and recording the experience of hockey legend। ये किसका एग्जाम्पल है? क्या है ये? नरेटिव स्टडी है, क्योंकि वी आर राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग द एक्सपीरियंसेस। फिनोमिनोलॉजी में हम लिव्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं या शेयर्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, है ना। एथनोग्राफी में हम कल्चर की स्टडी करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे नरेटिव स्टडी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the present article describes a qualitative study of the career development of 16 prominent highly achieving Indian women across 6 different occupations। ठीक है, 16 women जो अलग अलग 6 occupations में हैं उनके बारे में बात हो रही है। Our overall aim was to explore critical influences on the career development of these women, particularly those related to attainment of professional success। तो यहाँ पे हम कौन सी स्टडी करेंगे? यहाँ पे हम ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी करेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 अलग अलग ऑक्यूपेशंस की बात हो रही है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है
ये बोल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग एरर। दिस इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग एरर। इसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट भी कह देते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर। ओके, यहाँ ऑप्शन में हमको सैम्पलिंग एरर ही दिया हुआ है, तो दैट वुड बी अ राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज the test requires someone to demonstrate his or her tailoring ability। यहाँ पे उनको अपनी सिलाई की योग्यता का प्रदर्शन करना है, इसका मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाएगा। परफॉर्म करना है ना, तो परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। किसमें दिया? टेस्ट ऑफ मैक्सिमल परफॉर्मेंस, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 60 इज अ बेसिक सेट ऑफ बिलीव्स दैट गाइड एक्शन। ये किसकी डेफिनेशन है? पैराडिम की डेफिनेशन है। ठीक है, बेसिक सेट ऑफ बिलीफ जो हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं, इसी को पैराडाइम कहते हैं। एक्सियोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है हमारी वैल्यूज़ की या हमारे एथिक्स की। ठीक है, ऑन्टोलॉजी तुम्हें पता है हमारी एग्जिस्टेंस की स्टडी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 इज a researcher carried out an analysis in which he looked for underlying theoretical structure in his construct. Which of the following design he used? इसमें क्या कर रहा है ये? जो theoretical structures है उसे context में construct में उसको study कर रहा है। construct की study किस में होती है? exploratory factor analysis में। वो check कर रहा है किनको reject करना है और किनको रखना है। ठीक है, तो ये exploratory factor analysis की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन 3 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। The next question is the formula used to estimate how many homogeneous test question should be added to a test to raise its reliability to the described level। Reliability बढ़ाने के लिए कितने आइटम यूज करें? तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा फिर? कूडर रिचर्डसन, यही तो इसकी बात करता है। ठीक है, कोएफिशिएंट अल्फा भी हो सकता है, पर कूडर रिचर्डसन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Then which part of the brain are connected by cerebral aqueduct? Cerebral aqueduct नैरो सा ट्यूब होता है बीच में, किस किस के बीच में? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में, तो ऑप्शन 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। Then a unipolar neuron found in the somatosensory system। somatosensory system में कौन सा यूनिपोलर एक न्यूरॉन मिलता है? टेक्टाइल सेंसेशन का। ठीक है, दीज आर सेंसिटिव टू टेक्टाइल सेंसेशन, जो टच सेंसेशन होता है, ठीक है, उसी को हम टेक्टाइल सेंसेशन कह रहे हैं, उसी में सोमेटोसेंसरी सिस्टम में हमें मिल जाता है। देन एमिगडाला अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन। एमिगडाला की जब जब बात होती है इमोशन की होती है, स्पेसिफिकली फियर की। ठीक है, ये इसको मेंटेन करके रखता है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज नॉट लोकेटेड? इसमें लोकेटेड टेम्पोरल लोब में लोकेटेड नहीं है। तो देखो, ऑडिटरी एरिया तो होता है ना, ऑडिटरी एरिया जो है वो टेम्पोरल लोब में ही होता है, पर स्पीच एरिया जो है वो फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, ऐसे टेम्पोरल लोब मूवमेंट का परसेप्शन करता है और रिकग्निशन करता है फेसेस का, ये भी ठीक है, पर एरिया फॉर परसेप्शन ऑफ बॉडी सेंसेशन सच एज हीट कोल्ड, ये सब कौन करता है? पैराइटल लोब करता है। तो इसके दो आंसर हो जाने चाहिए, है ना, क्योंकि बोल रहा है नॉट लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब, तो ये तो पैराइटल लोब में है और ये फ्रंटल लोब में, तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाने चाहिए। फिर व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन? स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन वही होता है जब स्टिल इमेजेस जो होती हैं बहुत सारी हमारी रेटिना में आती हैं और बहुत फास्ट मूव करती है, तो हमको ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है। ठीक है, तो यही, इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन। वी परसीव एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेनेवर इट्स इमेज मूव अक्रॉस आवर रेटिना, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? बिहेवियर दैट ऑपरेट्स ऑन एनवायरनमेंट प्रोड्यूसिंग कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, behavior followed by favorable consequences become more likely and that behavior followed by unfavorable consequences become less likely, यही तो बात है, इसी को लॉ ऑफ इफेक्ट कह रहे हैं कि आपने कुछ काम किया, आपने कोई बिहेवियर किया या एक्शन किया और आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिला, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट मिला, तो वो बिहेवियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने कुछ किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो नेगेटिव थे, वो बिहेवियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसी को हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। देन
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a lightning flashes nearby we wince and start to prepare ourselves for the thunder to follow. This response to impending thunder is, देखो बिजली जो है वो चमकी, ठीक है, आसमान में हमको दिखी, ये क्या हो गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया। हमको अब लग रहा है कि बादल जो हैं, जो क्लाउड्स हैं, वो ठंडा करेंगे, तो ये क्या हो गया, अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, इससे हमारा रिस्पॉन्स जो है कि हम जो तैयार हो रहे हैं ठंडा के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, कंडीशन रिस्पॉन्स। वो जो पैवलोवियन डॉग है, वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर सकते हैं कि जब बेल बजी, है ना, तो हम खाने के लिए जो डॉग्स हैं वो तैयार हो गए, तो सेलिवेशन होने लगा, और इसको क्या बोल दिया हमने, इसको कंडीशन रिस्पॉन्स कह दिया। ओके, then question 70 is which among the following is true about process of extinction of behavior in classical conditioning. extinction का मतलब क्या होता है, increase in magnitude of CR, नहीं, बिहेवियर हमारा बढ़ थोड़ी जाएगा। ग्रेजुअल डिमिनिशिंग, धीरे धीरे जो कम होने लगता है हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सटिंक्शन। फिर लिख रहे हैं CS एंड UCS, कंडीशन स्टिमुलस, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, जो SS एसोसिएशन है वो हो जाएगा, नहीं, एक्सटिंक्शन में नहीं होता है ये। ठीक है, एक्सटेंशन में ये टूटने लगता है बॉन्ड। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज मेन बाय स्ट्रूप इफेक्ट। स्ट्रूप इफेक्ट क्या होता है ना, कि जैसे हमने रेड कलर से लिखा, या तो फिर हमने चलो ब्लू कलर से लिख दिया, ब्लू कलर से क्या लिख दिया, रेड। अब आपको बताना है कि कौन सा कलर यूज़ किया है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप इसको रेड बोल दोगे, जबकि कलर तो ब्लू है। आप ब्लू ना बोल के क्या पढ़ लोगे, इसको रेड। इसी को हम स्ट्रूप इफेक्ट कहते हैं, जो ऑटोमेटिसिटी होती है रीडिंग प्रोसेस में, दैट इज ओनली कॉल्ड एज स्ट्रूप इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाकॉग्निटिव एक्टिविटी। मेटाकॉग्निटिव एक्टिविटी होती क्या है, थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग, हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, उसके बारे में सोचना ही मेटाकॉग्निटिव एक्टिविटी है। तो वॉन्डरिंग हाउ वन शुड हैव कुड हैव बीन मिस्टेकिंग, ये तो है। रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर ओन थॉट प्रोसेस भी है। थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो भी मेटाकॉग्निटिव एक्टिविटी ही है, तो क्या नहीं है, कम्युनिकेटिंग वंस पर्सनल पोस्टल एड्रेस, है ना, ये तो मेटाकॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी के बारे में क्या चीज़ सही है, कि इट रिफर्स टू पॉपुलेशन नॉट एन इंडिविजुअल। हेरिटेबिलिटी में हम ग्रुप की या किसी एक कल्चर की बात करते हैं, किसी एथनिसिटी की बात करते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 74, which of the following is not a chromosomal disorder characterized by a sub-average intellectual functioning। क्या नहीं है, सेरिब्रल पाल्सी जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, ऑटोसोमल है। ठीक है, ऑटोसोमल है, इसमें जो मूवमेंट है, ब्रेन में कुछ ऐसा मेलफंक्शन हो जाता है कि जो हमारे मूवमेंट वगैरह होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेन का जो पार्ट मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो इम्पेयर हो जाता है। देन एज पर वैल्यूज एंड एक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू, कितने कैरेक्टर स्ट्रेंथ होते हैं, 24। कितनी वर्च्यूज के होते हैं वो, 6, तो 6 वर्च्यूज के अंदर 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ आ जाते हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन 76, 3 स्टेज मॉडल ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस फॉर्मुलेटेड बाय हेंस सेलिए। ठीक है, इन्होंने कौन सा बताया था, GS बताया था, GS मॉडल, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। इसके अंदर 3 स्टेज मॉडल कह रहा है ना, 3 स्टेज कौन है, ARE, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड लास्ट है एक्सॉशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है the emergence of Oedipus and castration complexes are chief event of which stage of development in फ्रॉइडियन थ्योरी। फ्रॉइडियन ने ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी, कितनी स्टेजेस थी इसमें, 5 स्टेजेस थी, ओरल, एनल, फैलिक, 4th थी लेटेंसी, और ये लास्ट है कौन सी, जेनाइटल। तो जिसमें ओडिपस, इलेक्ट्रो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, 2 कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, किसमें बात की गई है, फैलिक स्टेज में इसकी बात की गई है। ठीक है, देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। ये बुक जो है किसने लिखी है, एरिक फ्रॉम ने लिखी है। किसने लिखी है, एरिक फ्रॉम ने।
एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। फिर हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस आज के लिए। Women are likely to gain more number of valued position during the time of crisis। इसको क्या कहते हैं? ये बहुत एक नेगेटिव फिनोमिना है, इसको ग्लास क्लिफ इफेक्ट कहते हैं। कि हम क्या करते हैं, हम चोटी पे उस टाइम विमेन को चढ़ा देते हैं जब गिरना बहुत ज़्यादा, जब गिरने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो, कोई कंपनी डूबने वाली है, कुछ बहुत नेगेटिव हो गया उसमें, तो विमेन को हम ऊपर उस पोजीशन में जो अथॉरिटी वाली पोजीशन होती है वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लास क्लिफ इफेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज एफर्ट्स टू कोप विद द नॉलेज दैट वी विल डाई। हम एक ना एक दिन मर ही जाना है हम सबको, है ना? तो ये क्या है, मतलब अगर हम ऐसा इस सिचुएशन से कैसे कोप करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेरर मैनेजमेंट। ठीक है, टेरर मैनेजमेंट। यहाँ पे प्लानिंग फैलेसी होगी नहीं, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक मैजिकल थिंकिंग भी नहीं होगी। हमारा जो मैनेजमेंट है सिस्टम का, जो कोपिंग है, उस सिस्टम को क्या कह रहे हैं? टेरर मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने कितने, आज हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए पार्ट 1 में। ठीक है, अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में कर लेंगे। चैनल न्यू है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Psych 26।